नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक की चर्चा चल रही है। अभी तक हम पंच अर्थ प्रकृतियों की चर्चा देख चुके हैं, लेकिन कोई भी जो कथानक है, अर्थ प्रकृतियां उनके साधक हैं, उस कथानक को सिद्ध करने का कार्य करते हैं। लेकिन वो कथानक 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है आचार्यों ने, इसलिए उनको कार्यावस्था कहा गया है। कहते हैं कि अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थी भी आरंभ यत्न प्राप्तायासा नियताप्ति फलागम। भाई, कार्य के प्रारंभ से लेकर के और फल की प्राप्ति तक कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले वीडियो में जो वीडियो हमारा अर्थ प्रकृति के ऊपर था, उसमें चर्चा की थी कि बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 साधक हैं। अब उसमें जो अंतिम है कार्य है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, उस कार्य के लिए ही कार्य करते हैं, आप ये कह सकते हैं, या उस कार्य तक पहुंचने की वो सीढ़ियां हैं जितनी हैं। लेकिन वो कार्य जो है उसकी 5 अवस्थाएं कही हैं। पहली अवस्था का नाम है आरंभ, दूसरी अवस्था है प्रयत्न या यत्न भी कहते हैं, तीसरी है प्राप्त्यासा, चौथी है नियताप्ति और 5वीं है फलागम। पहले थोड़ा हम इनको संक्षेप में जान लें। कोई कार्य शुरू किया जाएगा, फिर उसको सफल बनाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा कभी ना कभी ऐसा विक्षेप जैसा लगेगा कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर जब आप मेहनत करेंगे तो आपको ये लगेगा कि नियताप्ति, हाँ बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब आपको सफलता मिल जाए, फल की प्राप्ति हो जाए, तब उसको हम कहेंगे कि वो फलागम। जरा आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, ये जो हैं इनकी सबकी परिभाषाएं दी हैं, हम देखते हैं। औत्सुक्य मात्रम आरंभा फल लाभाय भूयसे। किसी फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के मन में जो उत्सुकता होती है उसको कार्य का प्रारंभ कहते हैं। और विचार कीजिए, आपकी कार्य का प्रारंभ कहाँ से होता है कि व्यक्ति के मन में किसी कार्य के प्रति एक उत्सुकता का जन्म लेना, यही कार्य का प्रारंभ हो जाता है। अन्यत्र संकल्प मात्र आरंभ। आप कुछ काम करने का जब संकल्प लेते हैं, मानसिक तौर से जब उसका विचार करते हैं, तो उसको उन्होंने आरंभ कहा है। परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं, एक आचार्य को ऐसा लगा, एक आचार्य को ऐसा लगा, लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे का है, बाकी अर्थ एक ही है। उत्सुकता यानी आप किसी बारे में कुछ सुनते हैं और आपके मन में एक उत्सुकता जागृत होती है। जैसे मैं कई बार शायद अन्यत्र जब इसके कार्यावस्थाओं के वीडियो बनाए, वहाँ पे भी मैंने इस बात को कही है। मैं इसमें अपना ही उदाहरण देता हूँ ज़्यादातर, कि मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब पहली बार मैंने ये जाना था कि नाम के आगे डॉक्टर लगता है अगर व्यक्ति पीएचडी करे तो। डॉक्टर जो होते हैं वो तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर ना भी पढ़े हों, यानी जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ना भी ली हो, वो भी अगर पीएचडी करते हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, और उसी समय जब मैं 8वीं में पढ़ता था, मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख के देखा था कि ये हरिनिवास जो नाम है, इसके आगे अगर डॉक्टर लगता है तो डॉक्टर हरिनिवास कैसा लगता है। और उस दिन ये निर्णय किया था कि नहीं साहब, हमारे नाम के आगे ये डॉक्टर तो लगेगा। तो विचार कीजिए कि 8वीं में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, अभी तो मंजिल कितनी दूर है। लेकिन अगर उस समय मेरे मन में ये संकल्प आ गया, उस समय अगर मेरे मन में ये उत्सुकता हो गई कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको कार्य का प्रारंभ माना जाता है। तो कार्य का प्रारंभ तो उसी दिन शुरू हो जाता है। अगर आपको पुत्री का विवाह करना है, पुत्री जिस दिन आपको बड़ी दिखाई दे जाए, जिस दिन आपको ये लगे कि भाई ये पुत्री मेरी बड़ी होगी, इसका विवाह करना है, अभी लड़का मिला नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने मन में संकल्प किया, वहाँ से उस कार्य का प्रारंभ हो जाएगा। तो कहाँ से जो कथानक है, जिसका एंड होना है, जिसका आपको अंत में एक फल की प्राप्ति होनी है, जो त्रिवर्ग हैं, जो उसके कार्य कहे गए हैं, उन त्रिवर्ग में से, उस उद्देश्य में से जिस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है आपको, उस उद्देश्य के लिए जहाँ संकल्प लिया गया हो, जहाँ उसकी उत्सुकता दिखाई गई हो, उसको इसका प्रारंभ माना जाएगा। सबसे पहली बात, चलिए वृत्ति भाग देखते हैं।
इदम अहम संपादयामि, मैं ऐसा करता हूँ या करूँगा। इति येषु अवसाय मात्र आरंभा इत्युच्यते। इस प्रकार से जब व्यक्ति कोई विचार करता है तो ये कार्य का प्रारंभ माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रयत्न के संदर्भ में कहते हैं प्रयत्नस्तु तदप्राप्तो व्यापारो अतित्वरान्विता। अब जो आपने संकल्प लिया है कि आपको ये कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए जब शीघ्रतापूर्वक कुछ कार्य किए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं, प्रयत्नस्तु तद प्राप्त, उसको प्राप्त करने के लिए, उस कार्य की सिद्धि के लिए व्यापारो अति त्वरान्विता, अत्यंत उत्सुकतापूर्वक शीघ्रतापूर्वक जब कार्य किए जाने लगें तो उसको आप प्रयत्न कहेंगे। आप समझिए, उसी उदाहरण को अगर मैं लेके चलूं कि मैंने 8वें में ये निर्णय किया, तो अगर मुझे पीएचडी करनी है तो ये तो यात्रा काफ़ी लंबी है, और 8वीं कक्षा से तो बहुत ही लंबी है ये यात्रा। तो ये तो निर्णय रखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। फेल होऊंगा तो भी नहीं चलेगा, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आप पीएचडी कर नहीं सकते हैं, डॉक्टर बन नहीं सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कुछ आपके मन में रहती हैं, इस प्रकार से आप प्रयत्न करते हैं। या जो आपने संकल्प लिया था कि पुत्री के विवाह के संदर्भ में मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, तो अगर उसका विवाह करना तो उसके लिए वर को ढूंढना पड़ेगा। फिर जो आप बाहर इधर उधर निकलना शुरू करेंगे, कहीं किसी से पूछेंगे, कहीं किसी से कहेंगे कि भाई कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ, ये है वो, ये जितनी भी प्रक्रियाएं आप करेंगे, तो अति त्वरान्विता, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक किए जाने वाले व्यापार को किसके लिए? उसकी प्राप्ति के लिए, उस फल की सिद्धि के लिए उसको प्रयत्न कहा गया है। वृत्ति भाग में कहते तस्य फलस्य प्राप्ता उपाय योजनादि रूपश्चेष्टा विशेषा प्रयत्न। भाई उस फल की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी उपाय विशेष आपको करने पड़ते हैं, और उसके लिए जो कुछ भी आप चेष्टाएं करते हैं, जो कुछ भी आप क्रियाकलाप करते हैं, उनको प्रयत्न कहा गया है। आगे कहते हैं उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त आशा प्राप्ति संभव है। वो कहते हैं कि उपाय और अपाय शंकाभ्याम, जब आपको ये लगे कि आपको यहाँ सफलता मिल जाएगी, कभी आपको लगे कि यहाँ सफलता नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, असमंजस की जो स्थिति होती है, जहाँ बड़ा संघर्ष होता है, इसको कहते हैं प्राप्त्याशा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जहाँ आपको ऐसा लगे कि आपको सफलता मिल जाएगी, कभी ऐसा लगे कि सफलता नहीं भी मिलेगी, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं, जबकि फल की प्राप्ति निश्चित है नहीं है, इस प्रकार की स्थितियाँ जब होती हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इसको प्राप्त्याशा कहा जाता है। अब पुत्री की विवाह की आपने तैयारी की, लड़का देखने शुरू कर दिया, आपने लोगों से कहा, आपको 1-2 लड़के भी बताए गए, लेकिन जो है वही या तो दहेज मांगता है या कुछ और कारण होते हैं। कहीं तो ऐसा लगता है कि लड़का मिल गया, आज सब कुछ तय हो जाएगा, और फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं ना, उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवा, जहाँ प्राप्ति की आशा तो होती है, जहाँ फल प्राप्ति सुनिश्चित नहीं होती है, जहाँ शंका रहती है कि होगा नहीं होगा, तो इसको प्राप्त्याशा कहा गया है। नियताप्ति के संदर्भ में कहते हैं कि अपाया भावतः प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चिता। जब आपको फल की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए, यानी उसके सारे विघ्न जब खत्म हो जाए, तब आप ये मान लीजिए कि उसको नियताप्ति की स्थिति कही जाएगी। यानी आपको लड़का मिल भी गया, आपने लड़के के साथ विवाह तय भी कर दिया, और परीक्षा वगैरह बाकायदा हो गई है, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ भाई, अब ये विवाह जो है सुनिश्चित है, इसमें कोई विघ्न नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले कई बार इस प्रकार के विघ्न आए हैं, तो आप इस स्थिति को, यानी विवाह तय होने की स्थिति को भी आप प्राप्त्याशा की उसमें ही रखेंगे। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। कई घर परिवार में ऐसा होता है कि 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि या तो कन्या हो या वर हो कि उसकी शादी तय हो गई हो, फिर कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा आता है कि वो शादी उसकी जो तय की हुई है, नारियल भी वापस हो जाता है, पैसे भी वापस हो जाते हैं। ऐसी स्थितियाँ कई बार होती हैं। तो जिनके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ हो, उनको तो यहाँ पे नारियल वगैरह दे दिया, पक्का कर दिया, परीक्षा कर दी, कन्या के साथ विवाह तय कर दिया या वर के साथ विवाह तय कर दिया, इसको भी वो प्राप्त्याशा की स्थिति में मानेंगे, क्योंकि उनको अभी भी ये भय है कि यहाँ कोई ना कोई टांग अड़ा सकता है।
नियताप्ति तो कब कहा जाएगा? अपाया भावतः प्राप्ति, जब उसका किसी भी प्रकार का विरोध ना रह जाए, जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि नहीं अब इसमें कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है, तो उसको नियताप्ति कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब फेरे पड़ जाएं और कन्या की विदाई हो जाए, तब आप इसको नियताप्ति मानेंगे। तो भैया फलागम कब होगा? फलागम कब होगा? जब पुत्री अपनी ससुराल पहुंच गई और उसने वहां पहुंच करके आपको फ़ोन किया कि पिताजी मैं बड़ी खुश हूँ, तब फलागम होगा। तो इस प्रकार से एक पूरी प्रक्रिया है, और ये जो 5 इसकी अवस्थाएं हैं, इसमें से अंतिम अवस्था हम देखते हैं जिसको फलागम कहा गया है। समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोचिता। भाई जो उद्देश्य में तय किया कि मुझे अर्थ और काम की प्राप्ति होनी चाहिए या ऐसा होना है, जब संपूर्णतः उसकी प्राप्ति हो जाए तो उसको फलागम कहते हैं। समग्र फल संपत्ति, प्रत्येक प्रकार से फल की पूरी पूरी प्राप्ति जब फल योग बनता है तो उसको फलागम कहा गया है। तो ये कार्य की 5 अवस्थाएं हैं। आरंभ यानी उत्सुकता मात्र है, प्रयत्न उसको सफल बनाने के लिए जो शीघ्रतापूर्वक प्रयास किए जाते हैं, प्राप्त्याशा जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, जो संघर्ष काल होता है उसको प्राप्त्याशा कहते हैं। नियताप्ति वो समय है जब आपको ये लगे कि अब सभी विघ्न खत्म हो गए हैं, अब तो फाइनल, अब तो काम हो ही जाएगा, तो उसको नियताप्ति कहा जाता है। लेकिन नियताप्ति के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं होती है। नियताप्ति के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो फलोदय तो तभी कहा जाएगा, या फल प्राप्ति फलागम तो तभी माना जाएगा जब संपूर्णतः फल की प्राप्ति हो। देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि किसी के घर परिवार में अगर पुत्री के विवाह में या पुत्र के विवाह में कई प्रकार के विघ्न आते रहते हैं, तो उनके लिए नियताप्ति भी जो है ना वो प्राप्त्याशा हो जाता है। तो विवाह के बाद ही उनको नियताप्ति का एहसास होता है जब फेरे पड़ जाएं, लड़की विदा हो जाए। दूसरी स्थिति में यह है कि जिसने लड़का तय हो जाने पे, परीक्षा हो जाने पे नियताप्ति को मान लिया है, तो विवाह होने पे उसके लिए फलागम हो गया कि चलो फेरे हो गए, लड़की की विदा हो गई, फलागम हो गया। लेकिन अगर लड़की में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, कोई भी संभावना है कि कुछ ऐसा हो सकता है, लड़के में किसी प्रकार का दोष है, कोई संभावना आपको लगे कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में तो विवाह के बाद भी नियताप्ति की स्थिति रहती है। हाँ, जब थोड़ा समय निकल जाए कि पति पत्नी बड़े खुश हैं, इस प्रकार के आपके पास 2-4 मैसेज आ जाएं, या हो सकता है कि संतान की प्राप्ति हो जाए, तब जाके आपको एक शांति हो कि नहीं साहब, अब जो है अब यहाँ कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये कहना भी वैसे व्यर्थ है। विवाह के संदर्भ में तो लोगों को तो 10-10 साल 20-20 साल बाद लोग एक दूसरे से अलग हो जाया करते हैं। प्रारंभिक काल तो सभी का बड़ा आनंद में होता है। चलिए, हमारा वो विषय नहीं है अभी हम चर्चा कर रहे हैं कार्य की 5 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। अब ये 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 कार्यावस्थाएं ये मिलकर के पंच संधि बनती हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वाण या उपसंहृति। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इतनी सरल भाषा में 10 रूपक आपने शायद ही कभी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।